हॉब्स, थॉमस हॉब्स, इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर। बुक है लेवियाथन, डी सीवे, डी कॉर्पोर, डी हॉर्मोइन। लेवियाथन, डी सीवे, डी कॉर्पोर और डी हॉर्मोइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हॉब्स में? ब्लड रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का रक्त रंजित क्रांति, ब्लड रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, और फेज है 1644। और इस क्रांति का इम्पैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रक्त रंजित क्रांति किसके बीच होता है? सपोर्टर ऑफ किंग वर्सेस सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट। डीसीवे, डीसीवे, CIVE, डीसीवे। अरे जैसे जैसे घुमाए तुम भी घुमा लो ना। डी कॉर्पोर, डी हॉर्मोइन, HORMINE। ठीक, अब सुनना। लेवियाथन कई चीजें हैं उसकी। बुक है, रूलर है एंड सॉवरेन है। यानी लेवियाथन हॉब्स की पुस्तक है, लेवियाथन हॉब्स का शासक है, लेवियाथन हॉब्स का संप्रभु है। ठीक, सपोर्टर ऑफ यानी राजा के समर्थक वर्सेस, आप सभी लोग वीडियो पर आने के लिए तैयार हो जाइए, संसद के समर्थक दोनों। जीवन की सुरक्षा नहीं हो गया? अच्छा ठीक। किंग एंड पार्लियामेंट आर टू सेंटर ऑफ अथॉरिटी, टू सेंटर ऑफ अथॉरिटी। संसद व राजा सत्ता के दो केंद्र हैं, दो केंद्र। ठीक हो गया? अब थोड़ा सा, अब मैं, चलिए नहीं उत्पन्न हो तो बोलिएगा जरूर। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संसद और राजा यानी किंग एंड पार्लियामेंट आर टू सेंटर ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, राजा और पार्लियामेंट सत्ता के दो केंद्र हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक, और इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष चल रहा है। और यही संघर्ष 1644 का ब्लड रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सुनिए, प्रॉब्लम कहां से, जिसको मैं खड़ा कर रहा हूं, जिससे कि हॉब्स की शुरुआत हो जाएगी, समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये परिवार है, फैमिली है। फैमिली में सत्ता के दो केंद्र कौन कौन है? बोलिए, परिवार में सत्ता के दो केंद्र कौन कौन है? केंद्र है, हाँ, परिवार में यानी फैमिली में सत्ता के दो केंद्र कौन है? पेरेंट्स। ठीक, गुड। मदर एंड फादर। ठीक, ठीक, क्लियर है ना? कभी मम्मी पापा के बीच झगड़ा होते हुए देखा है तुम लोगों ने? अरे सब जान रहा है, बोल नहीं रहा है। बोलो, मदर एंड फादर के बीच जो संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों ने देखा है? अरे जहां आदमी होगा वो लड़ेगा जरूर, ये मान के चलो। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या होता है? खनखनाएगा जरूर। माता पिता के लड़ाई के बीच संघर्ष का मेन कारण क्या है? माता पिता के बीच संघर्ष का मेन कारण क्या है? यार जब ये नहीं जान रहा है तो आपको समझेगा तुम लोग कैसे? हाँ, मम्मी पापा से दोनों से पूछना। नहीं, हमेशा लड़ाई क्यों होती है हम बता देंगे, लेकिन हम आपकी एनालिसिस पावर मुझे बताना है तो मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा। सुनो, लड़ाई और झगड़े का मेन कारण होता है मदर एंड फादर के बीच एक दूसरे पर सर्वोच्चता, सुपरमेसी, और कोई रीजन नहीं होता। अपने अपने प्रभुत्व को दिखाना चाहते हैं दोनों, चाहे वो मदर हो चाहे फादर। ठीक,
अब अगर ये दोनों सत्ता के केंद्र हैं, दोनों लड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की अनुपस्थिति हो जाएगी और यहां पर लड़का नालायक हो जाएगा। यही चीज यहां हो रही है, ये चीज यहीं हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। बेटा मां से पूछे, अरे जाओ अपने बाप से पूछो, बाप के पास बेटा गया, अरे जाके अपनी मां से पूछो, यानी दोनों सत्ता, कोई मतलब नहीं। तब बच्चा क्या हो गया? नालायक हो गया कि नहीं? अथॉरिटी नहीं है, सब नियंत्रण नहीं है, तो माता पिता के बीच संघर्ष हो रहा है, तो अथॉरिटी नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, बच्चे के ऊपर नियंत्रण नहीं, तो बच्चा जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। उसी प्रकार इंग्लैंड में राजा और पार्लियामेंट सत्ता के दो केंद्र हैं और दोनों के बीच, सुपरमेसी के बीच कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसलिए इस कन्फ्लिक्ट के कारण अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो रही है, और जब अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो रही है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? अब इसी प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए हॉब्स अपना थॉट देता है। हॉब्स का पॉलिटिकल थॉट यही है, राजनीतिक विचार यही है। समझ में आई तुम लोग की बात? समझ रहे हो नहीं? अब इसी को प्रूव करने के लिए हॉब्स अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करता है, ठीक? लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हॉब्स को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा इंडियन फिलोसफर चारवाक। चारवाक क्या कहता? चारवाक के लिए ट्रुथ या सत्य वही है जो पॉजिटिव हो, जो प्रत्यक्ष हो, जो डायरेक्ट हो, जो दिखाई पड़ने वाला। चारवाक नास्तिक विचार फिलोसफर है, यानी मीन्स ईश्वर को नहीं मानता। अब ईश्वर को जब नहीं मानता है तो चारवाक के सामने सबसे बड़ा समस्या है, चारवाक के सामने जब ईश्वर के अस्तित्व यानी गॉड नहीं है, देयर इज नो गॉड, क्योंकि गॉड दिखाई ही नहीं पड़ता। और जब गॉड दिखाई ही नहीं पड़ता तो है कैसे? जो चीज दिखाई पड़ती है उसी का अस्तित्व है। अकॉर्डिंग टू चारवाक ईश्वर दिखाई पड़ते हैं? नहीं, ठीक। जब ईश्वर दिखाई पड़ता ही नहीं है तो, और ईश्वर है ही नहीं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इस सृष्टि की रचना हुई कैसे? भाई जब ईश्वर नहीं है, अभी जब जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं वो सभी आस्तिक दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हैं। तो जब ईश्वर है तो सृष्टि है, मानव जगत है। चारवाक कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। अब जब चारवाक कहता है कि ईश्वर है ही नहीं तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? तब चारवाक कहता है कि इस सृष्टि की रचना फिजिकल मैटर से होती है, भौतिक पदार्थों से। तब कहा जाता है कि छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, ठीक। इसीलिए जब आदमी मरता है तो कहता है कि जिन 5 भौतिक तत्वों से इसका शरीर बना है ये पंच तत्व में जाकर विलीन हो गया, 5 भौतिक। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर भौतिक पदार्थों से इस सृष्टि की रचना हुई तो भौतिक पदार्थों का कैरेक्टर है मोमेंटलेस, अनचेंजिंग, ठीक, परमानेंट, स्थायित्व। यानी मीन्स भौतिक पदार्थ गतिहीन होता है, भौतिक पदार्थ अपरिवर्तनशील होता है, भौतिक पदार्थ कॉन्सेप्टलेस होता है, संवेदनाहीन होता है। तो जब भौतिक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार का है और इससे बनने वाली जो शरीर है उसमें संवेदनाएं, मोमेंट, परिवर्तन कहां से आता है? क्वेश्चन तो ये भी खड़ा होगा। चारवाक कहता है कि इन 5 भौतिक तत्वों को मिलाने से ही इस शरीर की रचना होती है। इसीलिए वो कहता है कि छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तब क्वेश्चन यही खड़ा हो जाता है कि अगर 5 भौतिक पदार्थों से इस सृष्टि की रचना हुई है, 5 भौतिक पदार्थों से इस सृष्टि की रचना हुई है और भौतिक पदार्थों का स्वरूप संवेदनाहीन, गतिहीन, अपरिवर्तनशील, इस तरह, तो किस तरह की इनके मिलने से इनमें संवेदनाएं आएंगी, इसमें गति आएंगी, इसमें परिवर्तन आएगा? तब चारवाक कहते हैं कि पान कत्था चूना सुपारी में कहीं पर भी लालिमा रंग नहीं है, लेकिन इन पान कत्था चूना सुपारी को अगर मिला दे तो उसमें लालिमा आ जाती है। गुड़ में कहीं पर भी मादकता नहीं है, लेकिन गुड़ में कहीं पर भी रखने से
उसमें मादकता आ जाती है। इसी प्रकार इन भौतिक तत्वों को मिला देने से, इन भौतिक तत्वों को मिला देने से उसमें संवेदना आ जाएगी। ठीक, लोगों ने मान लिया, कहा ठीक है कि भौतिक तत्वों को मिला देने से उसमें संवेदनाएं आ जाएंगी। जैसे जस्ट लाइक मोबाइल के टुकड़े में हटा दो सब जितने भी पार्ट्स हैं, मोमेंटलेस हो जाएगा। सब टुकड़े को मिला दो, बैटरी उटरी सब मिला दो तो मोमेंट आ जाएगा कि नहीं। ठीक, ये डिजिटल बोर्ड के सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दो तो मोमेंटलेस हो गया। सबको मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें मोमेंट आ जाएगा। तब जब चारवाक ने ये कहा कि ये पांचों भौतिक तत्व मिल जाएंगे और इन भौतिक तत्वों के मिलने से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। जिस एग्जाम्पल को लेता है कि पान, कत्था, चूना, सुपारी में कहीं पर भी लालिमा है ही नहीं, लाल रंग है ही नहीं, लेकिन इन पांचों तत्वों को मिला दिया जाता है तो उसमें लालिमा उत्पन्न हो जाती है। लोगों ने कहा कि ठीक है। तब लोगों ने चारवाक की आलोचना की और कहते हैं कि पान, कत्था, चूना, सुपारी को मिलाने वाला एक दरबारी है, दुकान पर दरबारी होता है वही ना मिलाता है, तभी तो लालिमा आती है। तो इन भौतिक पदार्थों को मिलाने वाला एक महादरबारी होगा, और वह महादरबारी कौन है? इसका मतलब कि चारवाक अपने ही विचारों में फंस गया और तब छल्ला के कहता है कि अपने से मिल जाएगी, अपने से मिल जाएगी। ठीक, ये विचार यहाँ पर, और यही चीज हॉब्स एक्सेप्ट करता है। हॉब्स कहता है कि द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ द फिजिकल मैटर, द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ द फिजिकल मैटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का एकमात्र सार्वभौम सत्य भौतिक पदार्थ है। और तब कहता है, फिर आगे कहता है, नो फिजिकल मैटर, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज फिजिकल मैटर। इस विश्व में एकमात्र सत्य भौतिक पदार्थ है, और जो भौतिक पदार्थ है वही विश्व का भाग है, और जो विश्व का भाग नहीं है वो भौतिक पदार्थ में। यानी मीन्स आपका थॉट हो गया कि यूनिवर्सल ट्रुथ फिजिकल मैटर, नो फिजिकल मैटर, नो फिजिकल मैटर, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो फिजिकल मैटर, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज फिजिकल मैटर। यहां तक समझ में आ गया? जो विश्व का भाग नहीं है वह भौतिक पदार्थ नहीं, जो विश्व का भाग है वह क्या है? हम और आप क्या हैं? विश्व के भाग हैं, तो हम लोग क्या हैं? ठीक, तो पढ़ के आइएगा, फिर यहां से हम कल शुरू करेंगे। फिर थोड़ा सा इस पर एनालाइज करिएगा, फिर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसी के बेस पर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर हॉब्स एक थियरी देता है लॉ ऑफ मूवमेंट का, और इसी लॉ ऑफ मूवमेंट पर अपने पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी को स्टेबल करता है। क्योंकि हॉब्स के समय गैलीलियो, कोपरनिकस, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज जैसे साइंटिस्ट पैदा हो गए, और उन साइंटिस्टों ने जो सिद्धांत दिए, वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उस वैज्ञानिक सिद्धांतों का इंपैक्ट हॉब्स के ऊपर पड़ता है। इसीलिए वाहन एक विचारक है, और हॉब्स के वैज्ञानिक विचारों को लेकर कहता है, वाहन भी कहता है और सेबाइन भी कहता है कि ईसाई कुल को इस बात का नाज होना चाहिए कि हॉब्स जैसा महान वैज्ञानिक ईसाई कुल में पैदा हुआ। और हॉब्स बेसिकली बहुत लॉजिकल साइंटिफिक थॉट देता है, और इसके विचार को जब आप समझ लेंगे तो देखेंगे कि सबका विचार इसके आगे सब धराशायी हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये जाकर डिक्टेटरशिप की बात ये भी करेगा। ठीक है, चलिए कल बात करते हैं।